और डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल टॉपर अकाउंटिंग मेड इजी। अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो हमारा सेकंड चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसको हमने थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकली कंप्लीट किया। हालांकि उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं बड़े वाले कम्प्रिहेंसिव, वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा अगले लेक्चर्स में ही, कुछ लेक्चर्स के बाद। बट अभी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3 ऑफ आवर पार्टनरशिप, दैट इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा था कि जब भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो दैट रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो उसमें हमने डिफरेंट रीज़न पढ़े थे कि पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब चेंज होती है। तो उसमें हमने एक फैक्टर ये भी पढ़ा था कि जब भी किसी पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो उस कंडीशन में हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है एंड दैट इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंड हमारा पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और उसके बदले में नया एग्रीमेंट बन जाता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एडमिशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो अगर हम सिंपल मीनिंग की बात करें तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मीन्स है टू एडमिट ए न्यू पार्टनर, कि जब हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बट आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी पार्टनर को एडमिट करें तो एडमिट करते समय आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। यानी आपको विद इन जो लीगल कंप्लायंस है उनको ध्यान में रखते हुए ही जो लीगल रिक्वायरमेंट है बिजनेस के अंदर कि कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, जो कि फंडामेंटल में हमने पढ़े कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स किसी भी पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है कि रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने की जरूरत क्या है, यानी क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें किसी पार्टनर को एडमिट करना पड़ता है। तो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस टू बिजनेस देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो कुछ फैक्टर्स की हम यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है फाइनेंशियल एक्सपेंशन। आजकल के टाइम में हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस एक्सपेंड हो। तो जब भी पार्टनर्स फाइनेंशियल एक्सपेंशन चाहते हैं उनके बिजनेस का, तो उस कंडीशन में दे कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर। इसके बाद सम टाइम क्या होता है कि आपके पास में कोई ऐसा पर्सन नोन होता है जो कि बहुत एफिशिएंट है और एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन होता है पर्टिकुलर उस बिजनेस के अंदर जिसमें आप डील कर रहे हैं। तो आप हमेशा चाहते हैं कि कोई भी एफिशिएंट और जो एक्सपीरियंस पर्सन हो वो आपके बिजनेस में आके जुड़े, ताकि आप बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनको यूज करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। तो सेकंड फैक्टर हो सकता है एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन। इसके बाद अगर किसी आप नॉन पर्सन को जो एफिशिएंट और एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जब भी आप उसको एडमिट करते हैं तो दैट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस का आपका गुडविल और रेपुटेशन इंक्रीज हो, तो उस कंडीशन में आप किसी भी नॉन पर्सन को जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें अगर नॉन पर्सनैलिटी है तो यू कैन एडमिट हिम एज ए पार्टनर। हिम और हर भी हो सकता है, आजकल के टाइम में तो लड़कियां भी और लेडीज भी किसी से कम नहीं है रेपुटेशन के मामले में। तो ये भी आप एक फैक्टर हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर मान लीजिए कि आपका बिजनेस किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आपको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और यू आर नॉट इन पोजीशन टू टेक एनी बैंक लोन और टेक एनी फाइनेंशियल बर्डन आउटसाइड, तो यू कैन एडमिट ए पर्सन, कि आप उसको किसी पर्सन को एडमिट कर लीजिए। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब वो पर्सन एडमिट होगा तो कुछ कैपिटल लेकर आएगा, तो आपके बिजनेस की जो एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। इसके बाद समटाइम देखिए ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं तो समटाइम क्या होता है कि कोई एक पर्सन जो है ना, कोयले की खदान में जैसे हीरा होता है, तो उस तरह से क्या है कि कोई एम्प्लॉय इतना एफिशिएंट होता है कि ही डिजर्व्स सम, मतलब रेपुटेशन, ही डिजर्व समथिंग इन हिज लाइफ। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हमारा पास कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप उसको भी एज ए पार्टनर बना सकते हैं, क्योंकि जब वो एज एन एम्प्लॉय इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो बिजनेस के अंदर जब वो काम करेगा एज ए पार्टनर बिजनेस करेगा, उसके अंदर प्रॉफिट शेयर होल्डिंग हो जाएगी उसकी,
तो ऑब्वियसली क्या है कि वो आपके बिजनेस को 4 चांद लगा देगा, आपके बिजनेस को जो है कहां से कहां तक उसकी ग्रोथ को ले जाएगा। तो ये दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर या नीड जिसकी वजह से हम पार्टनर को एडमिट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब भी आप किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हैं तो उसके इफेक्ट क्या आते हैं, रिजल्ट क्या हो सकते हैं। तो देखिए उसके 2 ही रिजल्ट होंगे। पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, क्योंकि पार्टनर आएगा तो रेशियो चेंज होना कंपलसरी है, तो ये क्या होगा, इट विल रिजल्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो इट मीन्स यू आर एंडिंग योर ओल्ड एग्रीमेंट, कि आपका पुराना एग्रीमेंट जो है खत्म हो रहा है। तो ये 2 रिजल्ट रहेंगे जब भी आप किसी पार्टनर को एडमिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि क्या कोई कंपल्शन है, तो बिल्कुल है। फंडामेंटल में हम पढ़ भी चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड आपकी है चाहे नहीं है, या पार्टनरशिप डीड में अगर डिफाइन किया हुआ है तो भी ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, उसमें कुछ लिखा नहीं है रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तब भी इट इज मैंडेटरी कि आप किसी भी नए पर्सन को एज ए पार्टनर तभी एडमिट कर सकते हैं जब सभी पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनकी कंसेंट हो, यानी अगर उन लोगों का अप्रूवल है तभी आप नए पर्सन को एडमिट कर सकते हैं, भले उसकी कितनी रेपुटेशन हो और भले ही वो कितनी एफिशिएंसी से काम करता हो या कितना भी एक्सपीरियंस होल्डर है। अगर आपके बाकी सभी पार्टनर एग्री हैं तभी आप उसको एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। तो दिस इज द कंपल्शन। और हाँ, इंपॉर्टेंट, इट इज रिटन इन सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी नए पर्सन को आप तभी एडमिट कर सकते हैं जब सभी पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री हो। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडर विच सेक्शन a new partner can be admitted or what are the provisions available under section 31 of partnership act। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिस पर हमारा पूरा चैप्टर चलेगा आगे, जिसके अंदर हम वेरियस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। तो उसमें आता है अकाउंटिंग इफेक्ट, या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे बिजनेस के अंदर, क्या पार्टनरशिप के अंदर हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने को मिलेंगे जब हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला रहेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी एक नया पार्टनर आएगा तो ही विल गेट सम शेयर इन प्रॉफिट, तो आपको जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। तो पहला काम क्या होगा, आपको पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना पड़ेगा। तो उसकी क्या कैलकुलेशंस हो सकती हैं तो वो हम सीखेंगे। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है कि जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में जो गेनिंग पार्टनर है ही हैज टू पे सम अमाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहां पर गेनिंग पार्टनर कौन होगा, ऑब्वियसली गेनिंग पार्टनर कौन होगा, जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ शेयरिंग प्रॉफिट तो मिलेगा, क्योंकि वो पहले बिजनेस में था ही नहीं और अब बिजनेस में एज ए पार्टनर आ रहा है, तो ही इज गेनिंग सम शेयर इन प्रॉफिट्स। तो उस कंडीशन में वो क्या लेकर आएगा, कुछ गुडविल का पैसा लेकर आएगा जो कि उसको कंपलसरीली लेकर आना पड़ेगा। हालांकि कुछ कंडीशन में चाहें तो पार्टनर रिलैक्स भी कर सकते हैं कि बिना गुडविल लाए ही उसको जो है शेयर इन प्रॉफिट दे देंगे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा प्रोविजन है कि वो गुडविल का कुछ पैसा लेकर आ रहा है तो उस कंडीशन में उसके क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स होंगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, क्योंकि आपका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है पुराना वाला, तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस डेट तक फर्म के पास जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या जनरल रिजर्व रखे हुए हैं वो सभी के सभी पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट, इट इज आल्सो कंपल्सरी, कि बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उन सभी एसेट लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया जाएगा और उसके चेंज होने से पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट, तो वो भी पुराने एग्रीमेंट से रिलेटेड है, तो उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को हम देंगे, जो कि पिछले चैप्टर में भी हम सीख चुके हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जब नया पार्टनर आएगा कुछ शेयरिंग प्रॉफिट मिलेगा तो उसके बेस पर कुछ कंट्रीब्यूशन भी लेकर आएगा, अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो अपना अगर वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाता है तो उसके बेस पर हो सकता है कि कुछ केसेस के अंदर
पूरी की पूरी फर्म की हम कैपिटल स्ट्रक्चर ही चेंज कर दें, तो दैट विल बी अवर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम अब पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं कि आप डिफरेंट केसेस के अंदर कैसे कैलकुलेशन करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे, जो नया पार्टनर आ रहा है उसको जो शेयर है वो कौन पार्टनर देंगे, किस रेशो में देंगे। तो तीन चीजें हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। एक ओल्ड रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी ओल्ड रेशो तो आपको हमेशा गिवन होगी। इसके बाद हमको ये देखने को मिलेगा कि न्यू पार्टनर आने के बाद उनकी न्यू रेशो क्या होगी, और उसके बाद जो न्यू रेशो आई है उसके अंदर जो नए पार्टनर को आपने शेयर दिया उसको किस किस ने सेक्रीफाइस किया। तो तीन रेशोज इसमें हमने पढ़ने को मिलेंगी। फर्स्ट वन ओल्ड रेशो, सेकेंड वन न्यू रेशो एंड थर्ड वन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, डिस्क्रिप्शन में मैंने केसेस वाइज कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो आज उसमें से हम कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके वो केसेस। चलिए अब हम पहला केस लेते हैं जिसके अंदर बोलता है कि व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर ए सर्टेन शेयर एंड ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर, या क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें क्या है कि हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, उसको एक शेयर दे रहे हैं और पुराने पार्टनर्स की रेशो के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। तो उस कंडीशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर उन्होंने आपस में कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो पुराने पार्टनर्स की नई फर्म के अंदर जो रिलेशन रहेंगे वो वही रहेंगे जो कि प्रीवियस फर्म में थे। या क्वेश्चन में कई बार लिखा भी होता है कि ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर। एज बिफोर का मतलब जो उनके पहले रिलेशन थे। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें ए बी दो पार्टनर हैं, रेशो है इनकी 3:2, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। तो बोलता है कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो इसलिए क्योंकि जब नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर में किसी ना किसी ने तो सेक्रीफाइस किया ही होगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि आप कैलकुलेशन बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, माइंड में एक बार फिक्स कर लेंगे कि ये स्टेप्स हमने इसमें लेने हैं, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो पहला स्टेप क्या करेंगे कि एज्यूम टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। तो टोटल शेयर को आप क्या मान लीजिए 1। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम 7 साल में सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी दो पार्टनर है, रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर को हमने क्या मान लिया 1। अब हमें मालूम है कि सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/4। तो अगर सी का शेयर हमको मालूम है कि टोटल में से सी को हमने 1/4 देना है, तो अगर सी को हम 1/4 दे देते हैं तो रिमेनिंग शेयर ए और बी के लिए कितना बचता है। तो हमारा का सेकंड स्टेप रहेगा कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर आफ्टर गिविंग टू न्यू पार्टनर। नए पार्टनर को उसका शेयर देने के बाद पुराने पार्टनर्स के लिए क्या बचता है। तो हम यहां लिखेंगे रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी। तो 1 में से हमने 1/4 सी को दे दिया, तो रिमेनिंग शेयर बचता है 3:4। अब ए और बी की रेशियो क्या है, ए और बी की रेशियो है 3:2। तो हमने क्या किया, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो वो हमने किसको किसको देना है, ए और बी को 3:2 की रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि ए और बी के नए शेयर क्या होंगे। तो जब कुछ मालूम ना हो तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो उनके पुराने रिलेशन है वही वो कैरी कर रहे हैं। तो ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, एज न्यू शेयर। तो ए को 3/4 के अंदर मिलेगा 3/5, तो दैट इज इक्वल टू 9/20। बी का शेयर निकाल लेते हैं, बी का शेयर आ जाएगा 3/4 के अंदर 2/5, तो दैट्स इक्वल टू 6/20। तो हम यहां पर अभी न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए न्यू रेशियो के अंदर सी का शेयर कितना है हमारा 1/4। तो सबसे पहले हम ए का लिखते हैं 9/20, 6/20
और इसका शेयर है 1/4। तो अगर हम ए बी सी की रेशियो को एक्सप्रेस करें तो यहाँ पर 20 एलसीएम लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट शेयर इज इक्वल टू 5/20। अब क्योंकि तीनों के तीनों 20 20 20, जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए सिंपल रेशियो। तो हमारी रेशियो क्या निकल कर आ जाएगी, 9:6:5। तो दिस विल बी द न्यू रेशियो। इसके बाद सेकंड में हमने को क्या करना है, इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वापस फॉर्मूला लगाते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फ्रेंड्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा, जितना आपके पास पुराना था उसमें से नया माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा इसका मतलब आपने वो सैक्रिफाइस किया। तो सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का ओल्ड शेयर है 3/5, इसमें से माइनस कर दिया 9/20। बी का 2/5, इसमें से माइनस कर दिया 6/20। यहाँ पर 20 एलसीएम आ जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3/20। और बी का कितना आ जाता है, 28 माइनस 6 इज इक्वल टू 2/20। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों ने सेक्रीफाइस क्या किया है, 3/20 ए ने सेक्रीफाइस किया और 2/20 बी ने सेक्रीफाइस किया। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 3:2। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हमको एक चीज बात समझ आ जाती है क्लियर, कि अगर क्वेश्चन के अंदर ओल्ड पार्टनर्स के रिलेशन चेंज नहीं हो रहे, यानी वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने रिलेशन पहले मेंटेन किए हैं वही अगर सेम उन्होंने मेंटेन किए हैं, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम होगा। इसका मतलब न्यू पार्टनर को मिलने वाला शेयर दोनों के दोनों ही अपनी ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस करेंगे, जब तक क्वेश्चन में कुछ स्पेशल सैक्रिफाइसिंग शेयर के बारे में ना दिया हुआ। तो ये स्टेप्स हैं, एक बार वापस देख सकते हैं आप। सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल शेयर 1 एज्यूम कर लिया, उसमें से सी का शेयर हमको मालूम है, सी का शेयर माइनस किया, 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4, जो कि हमने ए और बी के लिए अवेलेबल है। क्योंकि ए और बी के रिलेशन 3:2 हैं, तो हम उसको बांट देंगे 3:2 की रेशियो में। तो ए का नया शेयर आ जाता है 3/4 का 3/5 इज इक्वल टू 9/20। बी का निकल कर आता है 3/4 का 2/5 दैट इज इक्वल टू 6/20। सी का शेयर हमको मालूम है कि 1/4 है, तो हमने उसको 5 से रैशनलाइज कर दिया, तो दैट्स इक्वल टू 5/20। क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो, तो 9:6:5, तो दिस विल बी द न्यू रेशियो। इसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि ओल्ड शेयर में से आप न्यू शेयर माइनस कर दीजिए। तो ओल्ड शेयर कितना है 3/5, इसका 2/5, इसमें से न्यू 9/20 6/20, तो जो निकल कर आएगा 3/20 एंड 2/20। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो सैक्रिफाइसिंग शेयर्स के, तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि रेशियो इनकी 3:2, जो कि उनकी पुरानी रेशियो के ही बराबर है, क्योंकि उन्होंने अपना आपस में न्यू फॉर्म के अंदर रिलेशन चेंज नहीं किए। तो अभी ये केस रहा। इसके बाद हम एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें हमें डिफरेंट वे में आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मिलेगी। चलिए अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है कि व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर ए सर्टेन शेयर एंड ओल्ड पार्टनर आल्सो चेंज देयर फ्यूचर रिलेशन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपनी रेशियो चेंज नहीं करते, लेकिन इस केस में क्या है कि जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सर्टेन शेयर के लिए, तो उसको शेयर देने के बाद जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने भी अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पुराना वाला रिलेशन, उसको चेंज कर लिया है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 है, ए और बी दो पार्टनर हैं, उसमें उनकी रेशियो है 3:2। सी को एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के लिए। अब यहाँ पर नया चेंज क्या आ गया, यहाँ लिख रहा है कि ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन न्यू फॉर्म।
ए और बी ने अपने रिलेशन चेंज कर लिए है। पहले वो 3:2 में की रेशो में बांटते थे प्रॉफिट्स, अब उन्होंने डिसाइड किया है कि इन फ्यूचर उनके रिलेशन रहेंगे 3:2। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसमें अगर हम वेरियस स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पर वही हमारे सेम स्टेप होंगे, सिर्फ हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले हमने क्या किया था कि सी को उसका शेयर देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचा था उसको हमने ओल्ड रिलेशन में डिवाइड किया था। यहां पर हम क्या करेंगे, सी को उसका शेयर देने के बाद जो बचा का प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हम, बचे हुए प्रॉफिट को हम पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को उनकी न्यू रिलेशन में देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इसमें लिखेंगे सबसे पहले लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर को आपने 1 मान लिया। सी शेयर आपको मालूम है, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, सी शेयर इज इक्वल टू 1/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, क्योंकि अगर हम एक शेयर में से सी को 1/4 दे देते हैं तो 1 - 1/4 किया तो कितना शेयर बच जाता है, 3/4। तो दिस शेयर इज अवेलेबल फॉर ए एंड बी। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था तो हम इसको 3:2 की रेशो में ही बांटते, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओल्ड पार्टनर आल्सो चेंज देयर फ्यूचर रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी ने डिसाइड किया है कि वो इक्वल बांटेंगे। तो इक्वल क्या मिलेगा उनको, सी को देने के बाद जो बचेगा वो शेयर उनको हम इक्वल देंगे। तो इस तरह से ए का न्यू शेयर कितना आ जाता है, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 का 1/2, और बी का न्यू शेयर कितना आ जाता है, 3/4 का 1/2। तो यहां पर ए का न्यू शेयर आ जाता है 3/8, बी का आ जाता है 3/8, और सी का हमको मालूम है कि सी का शेयर 1/4 है। तो हम इसको 2 से रैशनलाइज कर देते हैं तो ये आ जाता है 2/8। तो इस तरह से ए, बी एंड सी, इनकी न्यू रेशो क्या आ जाती है, 3:3:2। हम रेशो में तभी एक्सप्रेस करेंगे जब उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप रैशनलाइज कीजिए, एलसीएम लीजिए, ठीक है, जैसे भी करें, लेकिन आपके डिनोमिनेटर सेम हो तभी आप रेशो में एक्सप्रेस कीजिए उसको। इसके बाद नेक्स्ट इसमें निकलेगा कि कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब हमें इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ओल्ड माइनस न्यू शेयर। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्योंकि पार्टनर्स ने अपने फ्यूचर रिलेशन चेंज नहीं किए थे, इसलिए ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम आई थी। लेकिन यहां पर क्योंकि पार्टनर्स ने अपने फ्यूचर रिलेशन चेंज किए हैं तो इसका मतलब कि जो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो ओल्ड रेशो के बराबर कभी भी नहीं आएगी। तो देखते हैं क्या निकल के आती है। तो हम यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं ए की और बी की। ओल्ड रेशो क्या है इनकी, 3/5, इसकी है 2/5, इसमें से माइनस कर दिया न्यू शेयर 3/8 माइनस 3/8, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आता है इसका, 40, 24 माइनस 15, इसका एलसीएम ले लेते हैं 40, 16 माइनस 15, तो दैट इज इक्वल टू 9/40 एंड 1/40। इसका मतलब ए ने अपने शेयर में से 9/40 दिया और बी ने 1/40 दिया। तो अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में इसको एक्सप्रेस करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 9:1। तो अब देखिए ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो दोनों चेंज हो गई, कारण क्योंकि ए और बी ने अपने फ्यूचर रिलेशन भी यहाँ पर चेंज किए हैं। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ 2 ही तरह की कैलकुलेशन सीख रहे हैं। पहली कैलकुलेशन जिसके अंदर जब नया पार्टनर आता है उसको हम एक सर्टेन शेयर देते हैं और ओल्ड पार्टनर्स जो उनके प्रायर रिलेशन है, पुराने रिलेशन है, उसी के अंदर कैरी कंटिन्यू करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जिसके अंदर पार्टनर को, न्यू पार्टनर को उसका नया शेयर देने के बाद पुराने पार्टनर भी अपने रिलेशन चेंज कर लेते हैं, तो उसमें
न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन कैसे होती है ये हमने अभी सीख लिया। तो अगले लेक्चर्स में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ फिर वापस आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। और लास्ट टाइम एक बार फिर बोलूँगा आपसे मैं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिल सके। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।